स्वागत है आपका विज्ञान और रहस्यों की एक ऐसी दुनिया में जहां सच को मिटा देना ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया चलाने वाले सबसे रसूखदार लोगों के काले कारनामे अब एक डिजिटल ट्रैश नहीं बल्कि 30 लाख पन्नों का एक ऐसा डेटा डंप बन चुके हैं जो किसी भी वक्त ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आखिरकार द एप्स्टीन फाइल्स के ताले खोल दिए हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है उस सिस्टम का जहां यूएस प्रेसिडेंट्स, रॉयल्स और बिलियंस के मालिक एक ही डार्क नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन फाइलों में क्या है, सवाल यह है कि उन पन्नों पर फैली उस काली स्याही यानी रिडैक्शंस के पीछे क्या छुपाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी है या फिर यह एक इंटेलिजेंस एसेट का वो मिशन था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम एन्क्रिप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और एस्पियोनाज की परतों को उधेड़ेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम नरक का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं द एप्स्टीन फाइल्स, द साइंस ऑफ सीक्रेट्स। पिछले हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आखिरकार जेफरी एप्स्टीन इन्वेस्टिगेशंस से जुड़े 30 लाख से ज्यादा पेजेस के रिकॉर्ड्स रिलीज कर ही दिए। इस मैसिव डेटा डंप में ईमेल से लेकर वेकेशन फोटोज तक सब कुछ मौजूद है जिसे उस स्कैंडल पर आखिरी सच माना जा रहा था, जो बरसों से ग्लोबल सिस्टम पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा है। इन फाइल्स को पढ़ना दुनिया चलाने वाले ताकतवर लोगों की लिस्ट देखने जैसा है, जिसमें 2 यूएस प्रेसिडेंट्स, ब्रिटिश और यूरोपियन रॉयल्स के साथ बिजनेस, लॉ और हाई फाइनेंस के लगभग हर बड़े नेम शामिल हैं। जिन लोगों ने दावा किया था कि एप्स्टीन के साथ उनके सिर्फ मामूली रिश्ते थे, ये फाइल्स पोल खोलती हैं कि वे असल में उससे कहीं ज्यादा करीब थे। ऐसा लगता है जैसे टेक एलीट्स को एप्स्टीन की कमी पूरी करने के लिए एआई चैटबॉट्स बनाने पड़े, क्योंकि जब तक वो जिंदा था वो ही उनके गहरे और अनसुलझे सवालों का जवाब देने वाला अकेला इंसान था। इन डॉक्यूमेंट्स का रिलीज होना भी एक बहुत बड़ी आफत साबित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्स्टीन की पार्टीज के उलट इन फाइल्स को खोलने के लिए आपको अपनी एज 18 से ऊपर कंफर्म करनी पड़ती थी। रिलीज के पहले दिन डीओजे वेबसाइट पर एक डाउनलोड ऑल बटन दिया गया था ताकि जर्नलिस्ट्स सारा डेटा सेट एक साथ निकाल सकें। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट को एहसास हुआ कि लोग वाकई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बटन को हटा दिया गया और एक ऐसा सिस्टम लाया गया जहां आपको फाइल्स एक एक करके डाउनलोड करनी पड़ती हैं। अजीब बात यह है कि फाइल्स अचानक आती हैं और गायब हो जाती हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसे सेव नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि अगली बार वो आपको वहां न मिले। एफ्टा 01667 नाम का एक डॉक्यूमेंट जिसमें यूएस प्रेसिडेंट के बारे में एफबीआई के बिना सबूत वाले टिप्स की लिस्ट थी, रातों रात इंटरनेट पर सबसे मशहूर पीडीएफ बन गया। लेकिन अगली सुबह उसे साइट से पूरी तरह हटा दिया गया। इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक उसे दोबारा री-अपलोड नहीं किया गया है। डीओजे ने सफाई दी कि वे रिडैक्शन एरर्स को ठीक कर रहे हैं, तो शायद वो जल्द ही वापस आ जाएं। सबसे बड़ा स्कैंडल बिल गेट्स के बारे में सामने आया, जहां हमें एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों के प्रैक्टिकल पहलुओं का पता चला। 2013 के 2 ईमेल्स में एप्स्टीन ने यह इशारा किया कि बिल गेट्स को रशियन लड़कियों से एसटीडी हुआ था और उन्होंने जेफरी से एंटीबायोटिक्स मांगी थीं ताकि वे अपनी पत्नी मेलिंडा को ये बात बिना बताए दे सकें। एप्स्टीन ने यह दावा भी किया कि उसने गेट्स को उनके ब्रिज टूर्नामेंट्स के लिए एडरॉल भी प्रोवाइड की थी। गेट्स ने इन दावों को एक लायर की कहानी बताकर सिरे से नकार दिया है। लेकिन अगर ये सच है तो ये अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम पर एक गहरा तमाचा है, जहां दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं ले सका और उसे अपनी हेल्थ के लिए एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के पास जाना पड़ा। पता नहीं वॉरेन बफेट को कैसा लगता होगा
जब उनका ब्रिज पार्टनर दवाओं के नशे में चूर होकर घंटों लगातार बोलता रहता होगा। शायद हम ये कभी नहीं जान पाएंगे। तमाम हेडलाइंस के बावजूद ये किसी भी तरह से पूरा रिलीज नहीं था। डीओजे ने कहा था कि उनके पास 6 मिलियन से ज्यादा पेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3.5 मिलियन ही सौंपे हैं। गायब रिकॉर्ड्स में बैंक और ब्रोकरेज रिकॉर्ड्स के साथ साथ फॉरेन गवर्नमेंट्स के बीच हुई बातचीत भी गायब है, यानी वो सब जिसकी दुनिया को वाकई तलाश थी। लॉ मेकर्स का कहना है कि लॉ सिर्फ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी या बदनामी बचाने के लिए फाइल्स को रिडैक्ट करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन डीओजे के लिए ये नियम सिर्फ मामूली सुझावों जैसे थे। ये रिडैक्शंस वाकई बहुत अजीब और रहस्यमयी हैं। कई बार एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से रिडैक्ट करके बार बार अपलोड किया गया है। हमने देखा कि एक वर्जन में केस नंबर छुपाया गया है, तो दूसरे में वो साफ दिख रहा है, जबकि नियम के मुताबिक सिर्फ विक्टिम्स के नेम्स ही छुपाने थे। हैरानी की बात तो ये थी कि एक फाइल में जेपी मॉर्गन का जेपी भी छुपा दिया गया, शायद एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट बैंक की प्राइवेसी बचाने के लिए जिसे पूरी दुनिया सालों से जानती है। काम में लापरवाही की हद तो देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स और एपी ने पाया कि डीओजे ने गलती से विक्टिम्स की अनरिडैक्टेड फोटोज रिलीज कर दी, जिनमें से कुछ लोग कभी सामने भी नहीं आए थे। गलती का पता चलते ही उन्होंने फाइल्स हटा ली। लेकिन ये कहना मजाक ही लगता है कि सरकार विक्टिम्स की हिफाजत कर रही है, जब वे उनकी प्राइवेट फोटोज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और एप्स्टीन के साथ शामिल लोगों के नाम छुपा रहे हैं। लॉ ये भी कहता है कि हर रिडक्शन के लिए एक रिटन सफाई देनी होगी, लेकिन फिलहाल उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। बस 100 पन्नों की फाइल्स हैं जो पूरी तरह काली स्याही से पुती हुई हैं। यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए रोकी गई डॉक्यूमेंट्स की अनक्लासिफाइड समरीज भी देनी थी, लेकिन शायद उसे भी उसी रद्दी के ढेर में फेंक दिया गया जहां डाउनलोड ऑल बटन रखा था। एप्स्टीन फाइल्स की कहानी शुरू हुई थी मैरी विलिफाना के काम से। वो ओरिजिनल लीड प्रोसिक्यूटर जिसने अपने अफसरों के उलट सच में अपना काम करने की ठानी थी। मई 2007 तक विलिफाना ने 82 पन्नों का प्रोसिक्यूशन मेमो और 53 पन्नों का ड्राफ्ट इंडाइटमेंट तैयार कर लिया था, जिससे शायद जेफरी एप्स्टीन के क्राइम्स उसी वक्त हमेशा के लिए खत्म हो जाते। बात सिर्फ शोषण तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पैसों के उस काले खेल का भी पीछा किया जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यहां तक कि उन्होंने एप्स्टीन के बैंकों को कानूनी शिकंजे में लेकर उनके सारे रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। उन्होंने उसके सबसे अहम क्लाइंट बिलियनेयर लेस वेक्सनर से भी पूछताछ की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इससे एप्स्टीन पूरी तरह बौखला गया। उसने अपने लॉयर्स को ढेरों ईमेल्स भेजे और फिर विलिफाना को केस से हटवाने की एक मुहिम शुरू हुई। उन्होंने तर्क दिया कि उसके तरीके बहुत इन्वेजिव और दखलंदाजी भरे हैं। कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये नहीं है कि एप्स्टीन ने उसे रोकने की कोशिश की, बल्कि ये है कि वो कामयाब रहा। अफसरों को चेतावनी देने के बावजूद उसे इन्वेस्टिगेशन रोकने और प्ली डील करने का हुक्म दिया गया। नतीजा था एलेक्स अकोस्टा की देखरेख में हुई वो शर्मनाक स्वीट हार्ट डील, जिसने न सिर्फ एप्स्टीन को जेल में भारी छूट दी, बल्कि उसके सभी को-कॉन्स्पिरेटर्स को भी पूरी इम्यूनिटी दे दी। इसने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन के पूरे सोशल नेटवर्क के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म जैसा बना दिया। आपको लग सकता है कि यह सब उसके ऊंचे पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से हुआ। उस वक्त वो बिल क्लिंटन का अच्छा दोस्त था, व्हाइट हाउस जा चुका था और वे सालों से दुनिया भर में जेट सेटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये पूरी बात समझ नहीं आती। एप्स्टीन कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो डेनिस हैस्टर्ड जितना प्रभावशाली नहीं था। हैस्टर्ड 20 साल तक कांग्रेसमैन रहे और इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्पीकर ऑफ द हाउस थे। जब एफबीआई को पता चला कि वो एक सीरियल चाइल्ड मोलेस्टर है, तो उसके असली जुर्मों की कानूनी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसे कोई स्वीट हार्ट डील देने के बजाय
डीओजे ने उसे 2015 में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसे उसके हश मनी पेमेंट्स के तरीके के लिए दोषी ठहराया गया, यानी सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन से एप्स्टीन की उस आजादी को नहीं समझाया जा सकता। इसके पीछे कुछ और भी जरूर था। अगर कनेक्शंस काफी नहीं थे तो शायद हमें उसकी अपनी इज्जत बचाने के खौफनाक तरीकों को देखना चाहिए। एक मशहूर कहानी वैनिटी फेयर के एडिटर इन चीफ ग्रेडन कार्टर की है। 2003 में जब रिपोर्टर विकी वॉर्ड ने एप्स्टीन का प्रोफाइल लिखते हुए फार्मर सिस्टर्स का इंटरव्यू किया तो एप्स्टीन ने खुद दखल देने का फैसला किया। एक सुबह कार्टर ने देखा कि एप्स्टीन पहले से ही उनके ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में अकेला खड़ा है। उसने घंटों कार्टर को धमकाया कि वे टीनेज गर्ल्स के बारे में कुछ भी न छापें। जब जुबानी धमकियां काम नहीं आईं तो धमकियां शारीरिक हो गईं। कार्टर के घर की सीढ़ियों पर एक जिंदा बुलेट छोड़ी गई और कुछ ही समय बाद उनके आंगन में एक मरी हुई बिल्ली का कटा हुआ सर मिला। भले ही एप्स्टीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन मैसेज साफ था। वैनिटी फेयर ने डरकर उन एब्यूज एलिगेशंस को फाइनल आर्टिकल से हटा दिया। लेकिन यह सोचना नामुमकिन है कि ये मॉब स्टाइल धमकियां एफबीआई को डरा सकती थीं, जो उसी दौर में इतिहास का सबसे बड़ा माफिया टेकडाउन कर रही थी। उन्होंने न्यूयॉर्क के 5 मॉब फैमिलीज के 127 लोगों को धर दबोचा था और वाइटी बल्जर का शिकार कर रहे थे, जिस पर 19 मर्डर्स का इल्जाम था। क्या वाकई खूंखार कातिलों से न डरने वाले फेडरल एजेंट्स उस अपराधी से डर गए जिसका तरीका सिर्फ मरी हुई बिल्ली छोड़ देना था? यह कोई द गॉडफादर वाली फिल्म तो नहीं थी। यहीं से वो मशहूर थियरी पैदा होती है कि एप्स्टीन सिर्फ एक ताकतवर दरिंदा नहीं था, बल्कि एक इंटेलिजेंस एसेट था। विकी वॉर्ड के 2019 के एक आर्टिकल के मुताबिक एलेक्स अकोस्टा ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि यह केस उनकी पहुंच से बाहर था, क्योंकि एप्स्टीन इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखता है। एक नई रिलीज हुई डॉक्यूमेंट फाइल EFTA 0000900314 हमें यह दिखाती है कि FBI के अंदर इस थियरी को इतनी अहमियत क्यों मिल रही थी। ये एक FD 1023 फॉर्म है जिसे FBI किसी कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स यानी CHS से मिली जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करती है। अटॉर्नी जनरल की गाइडलाइंस के मुताबिक CHS वो इंसान होता है जिस पर यह भरोसा किया जा सके कि वो सही जानकारी दे रहा है। हालांकि FBI का मानना है कि ये रिपोर्ट्स अक्सर अनवेरिफाइड रॉ इंटेलिजेंस होती हैं। लेकिन इस खास सोर्स ने कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। उसका कहना है कि एलन डर्सहॉविट्स ने साफ तौर पर अकोस्टा को बताया था कि एप्स्टीन असल में US और उसकी साथी इंटेलिजेंस सर्विसेज का हिस्सा था। ये डॉक्यूमेंट और भी आगे बढ़कर यह दावा करता है कि एप्स्टीन ने इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक के नीचे एक स्पाई के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। ये दस्तावेज सिर्फ एप्स्टीन तक ही सीमित नहीं है। सोर्स का दावा है कि मुसाद ने खुद एलन डर्शोविट्स को अपने साथ मिला लिया था और एप्स्टीन से बात करने के बाद मुसाद उन्हें डीब्रीफ करने के लिए कॉल करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि यह दस्तावेज सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच जाता है, जहां यह आरोप लगाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने अपने जाल में फंसा लिया था और इस पूरे ऑपरेशन का असली दिमाग जेरेड कुशनर था। अब हमें इन दावों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में एक अजीब बात यह है कि यह कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का जिक्र करता है जो इन फाइल्स में कहीं मौजूद ही नहीं है। एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स कोई बहुत ऊंचा जासूस भी हो सकता है और कोई ऐसा भी जिसे सिर्फ एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर गपशप करना पसंद हो। लेकिन सच्चाई यह है कि FBI अक्टूबर 2020 तक इजराइल, रशिया और UAE द्वारा US ऑफिशियल्स पर डाले जा रहे फॉरेन इन्फ्लुएंस के आरोपों को रिकॉर्ड कर रही थी, जो दिखाता है कि यह इंटेलिजेंस वाला एंगल सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। मगर और जानकारी के बिना सच जानना नामुमकिन है।
अगर आप अपने पड़ोसियों की अहमियत समझना चाहते हैं, चाहे वे रात के 2 बजे शोर ही क्यों ना मचाते हों, तो आपको मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड के नज़ारे देखने चाहिए। कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक के घर के ठीक बगल में जेफरी एप्स्टीन एक 7 मंजिला विशाल टाउन हाउस में रहता था और बिल कॉस्बी ठीक सड़क के उस पार रहते थे। वुडी एलन भी सिर्फ एक गली छोड़कर रहते थे और अक्सर एप्स्टीन के घर आते जाते रहते थे। मैं सोचता हूं कि ऐसी जगह रहने पर आपको अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आर्म्ड गार्ड्स रखने पड़ते होंगे। लटनिक ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने एप्स्टीन के घर का दौरा किया था, लेकिन वहां उन्हें एक मसाज रूम दिखाया गया और एक ऐसी घटिया बात सुनने को मिली कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि वे फिर कभी उसके साथ एक कमरे में नहीं बैठेंगे। लटनिक उस इंटरव्यू में ये बताना भूल गए कि उनके घर का पिछला मालिक खुद जेफरी एप्स्टीन था और रियल एस्टेट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उस घर का ट्रांसफर सिर्फ $10 और अन्य कीमती चीजों के बदले हुआ था। माना कि 1998 में घर की कीमतें आज से बहुत कम थीं, लेकिन फिर भी एक मैनहट्टन टाउन हाउस के लिए ये एक बहुत ही शानदार डील थी। हावर्ड उस पॉडकास्ट पर अपनी नैतिकता की बहुत प्रभावशाली कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये फाइल्स इशारा करती हैं कि एप्स्टीन के साथ उनका आमना सामना आखिरी बार नहीं हुआ था। इन नए डॉक्यूमेंट्स में 2012 के ईमेल्स शामिल हैं जो दिखाते हैं कि लटनिक और उनका परिवार अपनी यॉट पर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एप्स्टीन के असिस्टेंट ने यहां तक कि उस साल क्रिसमस ईव पर एक फॉलोअप ईमेल भी भेजा जिसमें लिखा था, नाइस सीइंग यू। ये एप्स्टीन के जुर्म कबूलने के 4 साल बाद की बात है, यानी लटनिक जो ठीक बगल में रहते थे, उन्हें न्यूयॉर्क लॉ के तहत ये मैंडेटरी नोटिफिकेशन जरूर मिली होगी कि उनका पड़ोसी एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर है। हो सकता है रईस मोहल्लों में ऐसी चिट्ठियां कचरे की तरह जमा हो जाती हों, लेकिन जब आप एक ही दीवार शेयर कर रहे हों, सस्ते में रियल एस्टेट डील्स ले रहे हों और उसके आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे हों, तो ये कहना मुश्किल है कि मैं उसे जानता तक नहीं था। पड़ोस की एक और खबर जिसे न्यूज में ज्यादा जगह नहीं मिली, वो FBI के एक ईमेल समरी डॉक्यूमेंट FTA 01648951 में छिपी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लटनिक ने अपने पैसे पोंजी स्कीम्स और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाए, और ये भी कि एप्स्टीन ने उन्हें करोड़ों का घर सिर्फ $10 में बेच दिया था। मैंने इस आरोप लगाने वाले का नाम गूगल किया, पर कुछ नहीं मिला। वहीं वुडी एलन इन फाइल्स में बार बार नजर आते हैं और लगता है कि वे और एप्स्टीन बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि इसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि एलन किसी गलत काम में शामिल हों। तो चलिए, कम से कम ये तो अच्छी बात है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि जेफरी एप्स्टीन का ये जाल आखिरकार क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी पहुंच गया। ये बात हमें वापस जेफ के पड़ोसी हावर्ड लटनिक पर ले आती है। लटनिक की कंपनी कैंटर फिट्जजेरल्ड दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो स्टेबल कॉइन टेदर के रिजर्व्स की देखभाल करती है। टेदर के सह संस्थापक ब्रॉक पियर्स हैं। अब वे एक कामयाब क्रिप्टो मोगल बन चुके हैं। इन नई फाइल से पता चलता है कि ब्रॉक पियर्स और एप्स्टीन सालों तक एक दूसरे के संपर्क में थे, जहां वे इन्वेस्टमेंट एडवाइस से लेकर सोशल इनविटेशंस तक के ईमेल शेयर करते थे। 2018 के एक ईमेल में पियर्स ने एप्स्टीन को एंटीगुआ में एक बोट ट्रिप के लिए बुलाया था, जिसमें यूक्रेन की बेहतरीन चीजें मौजूद थीं। जांच करने पर पता चला कि शायद वो वहां के मशहूर सूप की बात कर रहे थे। सच कहूं तो नाव पर सूप पीना एक बुरा आइडिया लगता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, खासकर इंटरनेशनल वाटर्स में। ऐसा लगता है कि पियर्स के जरिए ही एप्स्टीन ने 2014 में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस में $3 मिलियन का हिस्सा हासिल किया था, और ये उन चंद मौकों में से एक था जब एप्स्टीन की चालाकी से वाकई मुनाफा हुआ। उसने 2018 में वो हिस्सा $15 मिलियन में बेच दिया, और बाकी बचे हिस्से की कीमत कॉइनबेस के IPO आने तक और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जहां क्रिप्टो की दुनिया समुद्र में सूप पीने में व्यस्त थी,
वही पुराने बैंकिंग सेक्टर के लिए अपने कागजातों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। इस रिलीज का सबसे दिलचस्प हिस्सा स्पीशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स या SARS का शामिल होना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आम तौर पर कभी जनता के सामने नहीं लाए जाते। इन्हें अदालत में सबूत के तौर पर भी पेश नहीं किया जाता। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट दी जा सके। नियम यह है कि ग्राहक को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके खिलाफ SAR फाइल किया गया है। लेकिन इन फाइल्स ने पोल खोल दी है कि बड़े बैंक्स एप्स्टीन के पकड़े जाने से बहुत पहले ही उसके अकाउंट्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ्लैग कर रहे थे। पिछले साल एक ब्रिटिश कोर्ट में खुलासा हुआ कि JP मॉर्गन के एक बड़े अधिकारी जेस स्टेले ने 2011 में एप्स्टीन को बैंक का क्लाइंट बनाए रखने के लिए जोर लगाया था, जबकि दूसरे अधिकारी उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डर से हटाना चाहते थे। FT का कहना है कि वे उसे लेकर परेशान जरूर थे, लेकिन आखिरकार 2019 में जाकर उन्होंने एक सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट फाइल की। इस रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट के कई बड़े नामों के साथ हुए लेन देन पर उंगलियां उठाई गई थीं। इन नामों में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के को-फाउंडर लियोन ब्लैक भी शामिल थे। लोग उस ईमेल का जिक्र करते हैं जो एप्स्टीन ने बिल गेट्स को लेकर खुद को भेजा था, जिसे रईस दोस्तों को रिश्वत देने के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जानकारी का इस्तेमाल करके किसी क्लाइंट पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा उदाहरण लियोन ब्लैक के साथ दिखता है। 2013 में जब ब्लैक उसे एक बहुत बड़ी फीस देने में हिचकिचा रहे थे, तो एप्स्टीन ने उन्हें याद दिलाया कि उसने उनके लिए क्या कुछ किया है। उसने कहा, लियोन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा बहुत कम है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पहले ही कर चुका हूं, जिनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया से छुपा कर ही रखना होगा। इसके बाद ब्लैक ने उसे टैक्स एडवाइस के लिए $150 मिलियन से ज्यादा दिए। बाद में एक सरकारी कमेटी ने बताया कि वो जानकारी तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद थी। हालांकि ब्लैक के वकीलों ने उनके खिलाफ किसी भी गलत काम के आरोपों को नकारा है। ये ताज़ा फाइल्स दिखाती हैं कि फ्लोरिडा प्ली डील के बाद एप्स्टीन और उसके रसूखदार दोस्तों ने उसकी साख बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ये सिर्फ प्रचार करने जैसा नहीं था, बल्कि दुनिया को ये यकीन दिलाने की $1 करोड़ की कोशिश थी कि जेफरी असल में एक मिसअंडरस्टूड जीनियस है। इस काम को संभालने वाला एल सेकल नाम का एक अजीब इंसान था, जो खुद को आंखों को धोखा देने वाली कला, विजुअल इल्यूजन्स का माहिर बताता था। हकीकत में उसके पास कोई असली डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने इजाबेल मैक्सवेल से शादी कर ली थी। एप्स्टीन ने उसे यह काम दिया कि वो इंटरनेट से पीडोफाइल जैसे गंदे शब्दों को हटा दे और उनकी जगह एप्स्टीन की समाज सेवा और वैज्ञानिकों की मदद वाली हेडलाइंस लगा दे। उसने एप्स्टीन की विकिपीडिया पेज को हैक करके उसकी जेल वाली फोटो को एक अच्छी तस्वीर से बदल दिया। 2011 में उसने एप्स्टीन के आइलैंड पर माइंड शिफ्ट कॉन्फ्रेंस नाम का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। मकसद साफ था, अगर आप अपनी नाव पर मशहूर वैज्ञानिकों को सूप पिला सकें तो शायद लोग फ्लोरिडा की उन फाइलों को भूल जाएं। एल सेकल की मौत भी एप्स्टीन की तरह ही रहस्यमयी रही। 2015 में फ्रांस में एक पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने में काफी समय लिया। इसलिए आज भी अफवाहें हैं कि उसने अपनी मौत का नाटक किया। एक ऐसे इंसान के लिए जो इंटरनेट से निशान मिटाने का माहिर था, ये एक परफेक्ट एंडिंग होती। ये सफाई सिर्फ गूगल सर्चेस तक नहीं रुकी। स्टीव बैनन ने भी एप्स्टीन के साथ काम किया और 2019 के करीब एक सहानुभूति वाली डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस फुटेज के करीब 2 घंटे का हिस्सा रिलीज किया है, जिसका मकसद एप्स्टीन को एक बेगुनाह फाइनेंशियल जीनियस दिखाना था। फाइल्स के मुताबिक बैनन ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि वुडी एलन इस फिल्म को एडिट करने में मदद कर सकते हैं। एप्स्टीन के कैलेंडर में एलन के साथ लगभग 100 मीटिंग्स दर्ज हैं। एक विवादित मीडिया हस्ती और एक महान डायरेक्टर का
एक अपराधी की छवि सुधारने के लिए साथ आना काफी डरावना था। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग आज भी इस प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं और YouTube पर इन वीडियोस के नीचे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। एप्स्टीन को उसके मशहूर दोस्तों से PR प्रॉब्लम्स को लेकर काफी सलाह मिली। नोम चॉम्स्की ने भी उसे 2019 में बढ़ती मीडिया जांच को नजरअंदाज करने को कहा था और खबरों को पागलपन बताया था। यहां तक कि कानूनी सलाह भी बहुत खास थी। मिच वेबर ने एप्स्टीन को माइनर को ट्रांसपोर्ट करने की कानूनी बारीकियों के बारे में ईमेल्स भेजे थे। कैथरीन रमलर ने सलाह दी थी कि अगर ट्रंप से एप्स्टीन के बारे में पूछा जाए तो उन्हें बचाव में क्या कहना चाहिए। अपनी छवि चमकाने के लिए सर रिचर्ड ब्रैंसन ने सुझाव दिया कि बिल गेट्स को एप्स्टीन की तारीफ करनी चाहिए। उनकी सोच ये थी कि अगर गेट्स और ब्रैंसन जैसे लोग एप्स्टीन की गलतियों को भुलाने को तैयार हैं तो बाकी दुनिया भी ऐसा ही करेगी। एप्स्टीन के दोस्तों के लिए ड्यू डिलिजेंस का मतलब जुर्म ढूंढना नहीं, बल्कि ये देखना था कि क्या आपके दोस्त उस जुर्म को गायब करने के लिए काफी मशहूर हैं। जहां हर कोई इन फाइलों के बारे में बात कर रहा है, वहीं US गवर्नमेंट का रुख अभी भी वही है। FBI का कहना है कि उनकी जांच में कोई ऐसी क्लाइंट लिस्ट या सबूत नहीं मिला है जिससे दूसरों के खिलाफ केस शुरू किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उसी डाटा को देखकर एक बिल्कुल अलग नतीजा निकाला है। इस हफ्ते उन्होंने पीटर मैंडलसन के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। मैंडलसन को अपनी चालबाजियों की वजह से प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। फाइल से खुलासा हुआ है कि जब मैंडलसन सरकार में मंत्री थे, तब वे एप्स्टीन को UK की गोपनीय सरकारी नीतियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कई गुप्त बातें एप्स्टीन को भेजी थीं। एप्स्टीन इस जानकारी का इस्तेमाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कर सकता था। यही नहीं, बैंक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एप्स्टीन ने मैंडलसन के साथी को 10,000 पाउंड भी भेजे थे। 2009 के एक ईमेल में मैंडलसन ने एप्स्टीन को याद दिलाया था कि वे इस रकम को एक लोन की तरह दिखाएं ताकि टैक्स की झंझट न हो। इस खुलासे के बाद मैंडलसन को इस्तीफा देना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर, जिन्होंने मैंडलसन को बड़ा पद दिया था, अब खुद मुश्किलों में घिरे हैं। उन्हें एप्स्टीन के विक्टिम से माफी मांगनी पड़ी है और ये मानना पड़ा कि उनके साथी ने रिश्तों की गहराई को लेकर झूठ बोला था। ये असर सिर्फ UK तक सीमित नहीं है। स्लोवाकिया में एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नॉर्वे में एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है और टर्की में बच्चों की तस्करी को लेकर जांच बिठाई गई है। ये अजीब बात है कि जहां यूरोप और एशिया में इन फाइलों की वजह से छापे पड़ रहे हैं और बड़े अफसर इस्तीफे दे रहे हैं, वहीं वॉशिंगटन में अधिकारी अब भी यही कह रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे जवाबदेही के मामले में अटलांटिक महासागर एक बहुत बड़े फिल्टर का काम करता है। इलॉन मस्क सालों तक जेफरी एप्स्टीन के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार करते रहे, जबकि वे दूसरों पर हमला करने के लिए एप्स्टीन के नाम का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने दावा किया कि जिज़लेन मैक्सवेल के साथ उनकी फोटो सिर्फ एक इत्तेफाक थी, क्योंकि वो एक पार्टी में जबरदस्ती उनकी तस्वीर में आ गई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि एप्स्टीन ने उन्हें कई बार बुलाया, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया। लेकिन ये नई फाइल्स एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती हैं, जहां इलॉन का नाम 1000 से भी ज्यादा बार आया है और वे न्योता ठुकराने के बजाय वहां जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि इलॉन ने क्रिसमस की सुबह एप्स्टीन को ईमेल किया था। जब उनके बच्चे अपने खिलौने खोल रहे होंगे, तब मस्क संदेश भेज रहे थे कि उन्हें एक ऐसी पार्टी में जाना है जहां वे खुलकर मजे कर सकें। उन्होंने साफ लिखा था कि उन्हें वहां कोई शांति नहीं चाहिए। एप्स्टीन ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि आइलैंड पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या यानी रेशियो उनकी पत्नी को असहज कर सकती है, जिस पर मस्क ने जवाब दिया, तो रेशियो कोई समस्या नहीं है। हालांकि मस्क अब मानते हैं कि ये ईमेल्स असली हैं, लेकिन उनका कहना है कि इनका गलत मतलब निकाला गया है। एक और ईमेल में मस्क इस बात पर नाराज दिखे कि उन्हें ऐसी पार्टी में बुलाया गया जहां डिप्लोमैट्स मौजूद थे।
एप्स्टीन ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि उनकी पार्टी में कोई भी 25 साल से ऊपर का नहीं होगा और सब बहुत क्यूट होंगे। इसके बाद बात आती है प्रिंस एंड्रयू की, जिनके काले कारनामों ने शाही परिवार को हिलाकर रख दिया है। फाइल से पता चलता है कि एप्स्टीन अपने पड़ोसी होवर्ड लटनिक पर दबाव बना रहा था कि वे एंड्रयू को कैंटर फिट्जजेरल्ड में कोई बड़ा पद या काम दिलवा दें। ताकत के पीछे का ये गंदा खेल देखिए। एक रॉयल प्रिंस एक अपराधी का इस्तेमाल हेड हंटर के तौर पर कर रहा है ताकि उसे वॉल स्ट्रीट में कोई नौकरी मिल सके। भले ही किंग चार्ल्स ने एंड्रयू से उनकी सारी पदवियां छीन ली हैं, लेकिन ये फाइल्स बताती हैं कि ये गंदगी बहुत गहरी थी। एंड्रयू ने अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन पर एप्स्टीन और हार्वे वाइनस्टीन जैसे लोगों को भी बुलाया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आखिरकार वो तस्वीरें रिलीज कर दी हैं जिनमें ड्यूक को बहुत ही शर्मनाक हालत में देखा जा सकता है। एप्स्टीन वो आदमी था जिसके पास लोग तब जाते थे जब उन्हें दुनिया के कायदे कानून गायब करने होते थे। जहां जेफरी एप्स्टीन दुनिया को यकीन दिलाने में लगा था कि वो एक दानी इंसान है, ये फाइल्स इशारा करती हैं कि वो एक बहुत ही डरावनी सनक के पीछे पागल था। वो दुनिया में अपना डीएनए फैलाना चाहता था। सितंबर 2011 के एक सनसनीखेज ईमेल से पुष्टि होती है कि एप्स्टीन शायद कम से कम एक बच्चे का पिता बनने में कामयाब रहा था। सैरा फर्गूसन ने एप्स्टीन को लिखा था कि उन्होंने सुना है कि जेफरी का एक बेटा हुआ है। सबसे भयानक सबूत डॉक्यूमेंट EFTA 27311361 में मिलता है, जो एक छोटी बच्ची की डायरी जैसा लगता है। वो पीड़ित बच्ची बताती है कि उसके साथ किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज यानी एसिड जैसा बर्ताव किया गया। वो दस्तावेज डर और खौफ से भरा है। ये किसी बुरे सपने जैसा है। वो बच्ची लिखती है कि उसे सिर्फ एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन जैसा महसूस कराया गया और एप्स्टीन एक बेहतरीन नस्ल तैयार करने के पीछे पागल था। उसने लिखा, मुझे अपनी बच्ची को पकड़ने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मिले और फिर वे उसे ले गए। वो मेरी है और मुझे वो वापस चाहिए। इस डायरी में बच्चों की तस्करी और गुलामी से जुड़ी खबरें भी चिपकाई गई हैं। ये उस दुख की याद दिलाता है जो इन लोगों ने दूसरों पर ढाया। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि उस भयानक दस्तावेज का क्या मतलब निकाला जाए। और एक बार फिर वहां ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने उन दावों की जांच की थी। वर्जीनिया जूफ्रे ने अपनी किताब में बताया था कि कैसे एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उनके सामने एक प्लान रखा था कि वो आइलैंड पर उनके लिए एक बच्चा पैदा करे। अक्सर लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल लोग कितने बुरे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये राजनीति के बारे में नहीं है, ये उन दरिंदों के बारे में है जिन्होंने भयानक काम किए हैं। हाल ही में जो रोगन के शो पर माइक बेंज नाम के एक शख्स ने इस मामले पर बात की। बेंज ने बहुत ही घटिया तरीके से इसे ये कहकर टाल दिया कि गर्ल्स जू स्टील्स, यानी लड़कियों का इस्तेमाल बिजनेस सौदेबाजी के लिए किया जाता है। ये एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई को बहुत ही गलत तरीके से पेश करना है। पता नहीं क्यों कोई दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट पर जाकर एप्स्टीन के जुर्मों पर पर्दा डालना चाहेगा। जो रोगन के शो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस शख्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहां बच्चों के साथ भयानक बर्ताव हुआ था। जैसे जैसे मैं अंत के करीब पहुंच रहा हूं, ये याद दिलाना जरूरी है कि मैक्सवेल कितनी बड़ी दरिंदा है। भले ही आज उसकी जेल की सुविधाओं को बढ़ाने और उसे माफी देने की चर्चा चल रही हो। एक सर्वाइवर ने मैक्सवेल को वो इंसान बताया जिसने नरक का दरवाजा खोला था, सिर्फ इसलिए कि कोई दिखने में भला और बोलने में शरीफ लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। मैं अपनी बात बेल्जियम की एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ खत्म करूंगा, मार्क डुत्रू की कहानी। मार्क एक बेरोजगार इलेक्ट्रिशियन था जिसने मासूमों का एब्डक्शन किया, उनका शोषण किया और उनकी हत्या कर दी। एप्स्टीन की तरह ही उसे भी शुरू में जुर्मों के लिए गिरफ्तार किया गया था और एप्स्टीन की तरह ही उसे भी बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। वो अपनी 13 साल की सजा में से सिर्फ 3 साल काटकर बाहर आ गया और जेल से छूटते ही उसने फिर से वही भयानक जुर्म शुरू कर दिए।
1996 में जब वो दोबारा पकड़ा गया तो उसने दावा किया कि वो एक बहुत बड़े गिरोह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसके एक साथी ने दावा किया कि वे ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों को लड़कियां पहुंचा रहे थे। एप्स्टीन की तरह मार्क के पास भी बेहिसाब दौलत थी। एक बेरोजगार इलेक्ट्रिशियन होने के बावजूद उसके पास 10 प्रॉपर्टीज थीं और उसकी नेटवर्थ करीब 60 लाख बेल्जियन फ्रैंक्स थी। इस केस की जांच भी बहुत बुरी तरह से की गई थी। एक बार सुराग मिलने पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जबकि 2 अगवा की गई लड़कियां बेसमेंट में बंद थीं। पुलिस वालों को उन लड़कियों की आवाजें तक सुनाई दी थीं, लेकिन उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि आवाज कहां से आ रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस अधिकारी ने इन सुरागों को नजरअंदाज किया, उसे बाद में प्रमोशन दे दिया गया, जिससे मामले को कवर अप करने की अफवाहों को और हवा मिली। सबसे अजीब बात तो ये रही कि जुर्म वाली जगह से मिले डीएनए सबूतों की सालों तक कोई जांच ही नहीं हुई, और जब एक ईमानदार प्रोसिक्यूटर ने सुरागों का पीछा करना शुरू किया तो उसे केस से हटाकर एक नौसिखिए अधिकारी को कमान सौंप दी गई। इस पर बेल्जियम की जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जहां 3 लाख लोग जांच में हुई लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस विरोध के बाद बेल्जियम की पूरी लॉ एनफोर्समेंट व्यवस्था को दोबारा खड़ा करना पड़ा। तो एप्स्टीन फाइल्स में जारी हुए इन लाखों पन्नों, फ्लाइट लॉग्स और रईस लोगों की गपशप से हमने आखिर क्या सीखा? खैर, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि यह डेटा डंप इस स्कैंडल का अंत है और अब देखने के लिए कुछ और नहीं बचा। लेकिन आलोचकों और सर्वाइवर्स का कहना है कि 60 लाख फाइल्स में से सिर्फ आधी ही रिलीज की गई हैं और दस्तावेजों में जो नाम और बातें छुपाई गई हैं उनका जवाब दिया जाना अभी बाकी है। जब मैं इन विक्टिम्स के बयानों को पढ़ता हूं तो मुझे द ग्रेट गैट्सबी की एक मशहूर लाइन याद आती है। वे लापरवाह लोग थे, टॉम और डेजी। वे चीज़ों और इंसानों को तबाह कर देते थे और फिर अपनी दौलत और लापरवाही के पीछे छुप जाते थे और दूसरे लोगों को उनके किए हुए कचरे को साफ करना पड़ता था। यह सुनने में शायराना लग सकता है, लेकिन इन दस्तावेजों को देखते हुए लापरवाही कहना भी उनके लिए बहुत छोटा शब्द होगा। इस केस में शामिल लोग शायद अपने शिकारों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी जिसने इतना बड़ा जुर्म का नेटवर्क खड़ा किया था। सरकार के ट्रांसपेरेंसी के दावों को असली इंसाफ समझना भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। भले ही सरकार इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी ईमानदारी के सबूत के तौर पर दिखा रही हो, लेकिन ये फाइल्स खुशी खुशी नहीं दी गई थीं। इन्हें जनता के भारी गुस्से के दबाव में आकर उनके चंगुल से छीना गया था। अब इसमें शामिल लोग पूछे जाने वाले सवालों से अपना आपा खोते जा रहे हैं। इसी हफ्ते ओवल ऑफिस में एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से सर्वाइवर्स की चिंताओं के बारे में पूछा कि क्या रिडैक्शंस का इस्तेमाल जरूरी नामों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये एक जायज सवाल था, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय प्रेसिडेंट उस जर्नलिस्ट पर ही बरस पड़े। उन्होंने उसे सबसे खराब रिपोर्टर कहा और CNN पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ नामों और कहानियों का ढेर नहीं है, ये उस दुनिया का नक्शा है जहां सच का सामना करना यानी अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी लग्जरी है जो सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जिनके पास कोई याट या अपर ईस्ट साइड में सस्ते रियल एस्टेट डील्स नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा तो आपको मेरा अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे टिकटॉक पर एप्स्टाइन शब्द टाइप करना भी ब्लॉक किया जा रहा था। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।